आज का लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो पद होता है प्रधानमंत्री, सारी की सारी जो कार्यकारी शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री में ही रियल में निहित होती है। इसलिए ये जो पद होता है, ये पोजीशन होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री के पद के बारे में, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये हमारा सेकंड पार्ट है। ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट इसका आ चुका है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो उससे सबसे पहले देख लेना है, ताकि आज का जो लेक्चर है या फिर आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे उनसे उन्हें आप कोरिलेट कर सको। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में, कि जो पावर होती है प्रधानमंत्री को कौन कौन सी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से मिली हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पावर की बात करेंगे मंत्रिमंडल के संबंध में। प्रधानमंत्री की शक्तियां, जो मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट होता है, उसके संबंध में या उससे रिलेटेड प्रधानमंत्री की कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं। इसके बाद में संसद के संबंध में प्रधानमंत्री को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं। फिर प्रधानमंत्री की अन्य शक्तियां और कार्य कौन कौन से हैं। फिर प्रधानमंत्री से जुड़े महत्वपूर्ण आर्टिकल भी हम देखेंगे, और हम उनकी भी बात करेंगे कि ऐसे लोग या ऐसे प्रधानमंत्री जो पहले किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम शक्ति देखते हैं मंत्रिमंडल के संबंध में प्रधानमंत्री की शक्तियां। तो मंत्रिमंडल के संबंध में इसकी कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। सबसे पहले इसकी जो शक्ति होती है, मंत्रियों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है। ठीक है, जैसे ही लोकसभा चुनकर आएगी तो आप जानते हो कि जितने भी मंत्रालय हैं उसमें एक मंत्री अपॉइंट किया जाता है। हर मंत्रालय में एक मंत्री का को अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। तो प्रधानमंत्री एक लिस्ट बनाएगा और उस लिस्ट को राष्ट्रपति को सौंप देगा कि साहब एक काम करो, इन इन मंत्रियों को नियुक्त कर दो और मुझे जो है इन्हें ये मंत्रालय देने हैं। अपना खास आदमी होगा तो हो सकता है कि भाई, जैसे आप जानते हो कि नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने जो है खास आदमी कौन है उनका, अमित शाह है, तो उन्हें गृह मंत्रालय का पद दे दिया। ठीक है, तो जो उसके खास आदमी होंगे वो उन्हें कोई इंपॉर्टेंट मंत्रालय दे सकता है। कुल मिलाकर बात क्या आती है कि जो मंत्रियों की नियुक्ति होती है उनकी सलाह वो राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, राष्ट्रपति उन्हीं सदस्यों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सलाह प्रधानमंत्री देगा। अपनी मर्जी से काम नहीं कर पा रहा है बंदा। ठीक है, प्रधानमंत्री मंत्रियों को मंत्रालय आवंटित करता है और उनमें फेरबदल भी कर सकता है। ये उसके पास में पावर होती है। प्रधानमंत्री चाहे तो जिस व्यक्ति को, जिस मंत्री को चाहे उसे कोई सा भी मंत्रालय कभी भी दे सकता है, और उसके मंत्रालय को बदलकर वो मंत्रालय किसी और को भी थमा सकता है बीच में, अगर उसे लगता है कि ये मंत्रालय किसी और को दे देना चाहिए। और ऐसा कई बार होता है। ठीक है, किसी को विदेश मंत्रालय थमाया हुआ है, हो सकता है उसे बीच में क्या है, किसी और को वो मंत्रालय थमा दिया। रक्षा मंत्री कौन है आज के हमारे, ठीक है, तो वो जो है चीजें अलग अलग हो सकती हैं। वह किसी मंत्री को त्यागपत्र देने या राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। वो सबसे पहले क्या कहेगा, अगर कोई मंत्री उसके हिसाब से काम नहीं कर रहा है तो सबसे पहले उसे कहेगा कि भाई साहब एक काम करो, आप सही से काम कर नहीं रहे हो, मेरी बात मान नहीं रहे हो, इसलिए आप क्या त्याग पत्र दे के यहां से निकल जाओ। मंत्री कहेगा कि नहीं, मैं भी एमपी हूं और तुम भी एमपी हो, मैं तुम्हारी बात को नहीं मानूंगा क्योंकि मैं भी चुनकर आया हूं और आप भी चुनकर ही आए हो। ठीक है, आप जानते हो कि प्रधानमंत्री को सैलरी वगैरह जो मिलती है वो कहीं ना कहीं एक एमपी के रूप में मिलती है, एक सदस्य के रूप में मिलती है। तो जितनी पावर इसकी है उतनी पावर उस एमपी की भी होगी, क्योंकि वो भी सदस्य एमपी है। ठीक है, तो वो ऐसा बोल सकता है। ठीक है, तो उसका क्या है, उसका रिएक्शन क्या होगा, फिर उसका रिजल्ट क्या आएगा वो हम देखते हैं। तो मंत्री को इसने बोला कि भाई एक काम करो, आप त्यागपत्र दे दो और निकल जाओ। मंत्री कहेगा कि नहीं, मैं त्यागपत्र नहीं दूंगा। तो ये भाई साहब भागते भागते कहाँ जाएंगे, राष्ट्रपति के पास में। ठीक है, पप्पा के पास में जाएंगे, जाकर रोएंगे और बोलेंगे कि साहब एक काम करो, मेरी बात वो मान नहीं रहा है, आप मनाओ जाकर, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति कहेंगे अरे यार ठंड रख, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं उसे। राष्ट्रपति समझाएंगे, नहीं मानेगा तो राष्ट्रपति क्या कर देंगे, उसे बर्खास्त कर देंगे और कह देंगे कि ठीक है अब आप निकल जाओ। समझ में आ गई बात। वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा उसके निर्णय को प्रभावित करता है। अब जो मंत्रिमंडल की बैठक होती है, आप लोगों ने देखा होगा आए दिन कैबिनेट की मीटिंग होती रहती है, न्यूज में आती है कि आज कैबिनेट की मीटिंग हुई और इसमें ये महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। तो जब कैबिनेट की मीटिंग होती है तो उसके बीच में जो अध्यक्ष बना बैठा होता है वो कौन होता है, वो प्रधानमंत्री तो होता है, और वो उसके निर्णय को क्या करता है, प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है। कैसे करता है, जैसे ही वो प्रधानमंत्री क्या होगा, उसका अध्यक्ष होगा, तो कोई भी फैसला लिया जाएगा या किसी ने कोई एडवाइस कर दिया कि भाई ठीक है इस काम को हम ऐसे कर लेते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कहेगा नहीं ऐसे नहीं, जैसे मैं कहूंगा वैसे ही चलेगा। क्यों, अध्यक्ष है भाई, बात माननी पड़ेगी। नहीं मानने की एक कंडीशन और होती है,
अगर कैबिनेट का कोई सदस्य प्रधानमंत्री की बात नहीं मानता है तो वो उसे क्या कर सकता है, इस्तीफा देने के लिए बोल सकता है, नहीं तो राष्ट्रपति से उसे बर्खास्त करने की सलाह भी दे सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि मंत्री के पास में सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि प्रधानमंत्री की बात मान ले, और दूसरा ऑप्शन है अगर उसका विरोध करोगे तो पद छोड़कर चले जाओ। तीसरा ऑप्शन कोई है ही नहीं है। समझ में आ गई बात? वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, निर्देशित करता है और उनमें समन्वय भी रखता है। वह पद से त्याग पत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो मंत्रिमंडल है वो कहीं ना कहीं उसके सेंटर में कौन घूमता है, उसके सेंटर में कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ही सारा मंत्रिमंडल घूमता है। अगर ये प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, ये इस्तीफा दे देगा तो पूरा मंत्रिमंडल खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब समझिए, सभी के सभी जो प्लेनेट है वो कहाँ घूम रहे हैं, वो सन के चारों तरफ ही तो घूम रहे हैं। अगर सन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा तो क्या आप लोगों को लगता है कि पृथ्वी के अंदर कभी धूप निकलेगी? और बहुत सारी जो चीजें हो रही हैं वो होंगी, यानी कि एक तरीके से सब चीजें नष्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी अगर ये सन ही ना रहा। तो उसी तरीके से पूरी जो कैबिनेट होती है वो एक प्रधानमंत्री की धुरी के चारों तरफ घूमती है। अगर प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा दे देगा तो पूरी मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाएगी। समझ में आ गई बात? आ ही जाएगी, सिंपल सी बात है। प्रधानमंत्री परिषद का प्रमुख होता है, और यदि यदि प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे दे तो या उसकी मृत्यु हो जाए, तब अन्य मंत्री कोई भी काम नहीं कर सकते। ठीक है, पहली कंडीशन क्या हो गई, अगर प्रधानमंत्री नहीं है, या तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया या उनका निधन हो गया, तो तब मंत्रिमंडल का कोई भी मंत्री कोई भी काम नहीं कर सकता है। अब दूसरी चीज समझो, दूसरी चीज क्या है, अगर किसी मंत्री की मृत्यु हो जाए, अभी तो प्रधानमंत्री की हो गई थी, ठीक है, लेकिन अगर किसी मंत्री की हो जाए तो तब क्या होगा, तब कुछ नहीं होगा, पद खाली हो जाएगा बस, और जिस पद को भरने के लिए प्रधानमंत्री स्वतंत्र है, किसी और व्यक्ति को लाकर बैठा देगा। समझ में आ रही बात? यानी प्रधानमंत्री की मृत्यु व त्यागपत्र के बाद मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है और एक शून्यता का जो शून्यता है वो उत्पन्न हो जाती है। अब बात करते हैं हम राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री की शक्तियां। अब राष्ट्रपति के संबंध में इसकी कौन कौन सी शक्ति होती हैं? सबसे पहले समझिए, ये हमारा राष्ट्रपति है, ये मंत्रिमंडल है, ठीक है, यानी कि ये ऑफिस है और ये कहीं ना कहीं बाहर मंत्रिमंडल है, ये राष्ट्रपति हो गया और ये मंत्रिमंडल हो गया। अब मंत्रिमंडल कहीं नहीं जाने वाला, राष्ट्रपति भाई साहब राष्ट्र का प्रमुख है, क्यों जाएगा कहीं पर भी? ये यहां से राष्ट्रपति क्या करेगा, एक घंटी होगी, बैल होगी, यहां से घंटी बजाएगा और यहां से ये जो व्यक्ति है प्रधानमंत्री निकलकर यहाँ पहुंच जाएगा कि साहब बताइए क्या बात थी। ठीक है, तो साहब कहेंगे कि भाई तुम्हारे मंत्रिमंडल में क्या कुछ चल रहा है, ठीक है, उसके बारे में यार जानकारी दिया करो, पता नहीं तुम अंदर अंदर करते क्या रहते हो। कि साहब ठीक है, आगे से हम ध्यान रखेंगे और सारी जानकारी जो भी हम कानून बना रहे हैं, जो भी प्रशासन चला रहे हैं, उससे रिलेटेड सारी जानकारी हम आपको देंगे। ठीक है, तो ये कौन बोल रहा है, ये प्रधानमंत्री का दायित्व है। ठीक है, प्रधानमंत्री परिषद व राष्ट्रपति के मध्य एक संवाद का काम करता है, यानी कि इसकी बात वो इसे बताएगा जाकर और इसकी बात वो इसे बताएगा जाकर। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो संवाद क्रिएट कर रहा है या स्थापित कर रहा है वो कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, तो आर्टिकल 78 में यही कहा गया है कि प्रधानमंत्री का दायित्व है कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन से जुड़े और विधान विषयक प्रस्तावनाओं से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को सूचित करे। और राष्ट्रपति यही तो बोल रहा था कि भाई आपके अंदर मंत्रिमंडल में क्या चल रहा है यार, बता दिया करो थोड़ा बहुत हमें भी, आपका भी कुछ कर्तव्य है। ऐसा नहीं है कि मैं ही पूछूं यार तभी जाकर तुम बता रहे हो कि ये चल रहा है, यार खुद से भी बताया करो। समझ में आ गई बात? तो यहां पर कौन सा पॉइंट है कि खुद से बताया करो, यार तुम्हारा भी कर्तव्य है, हर चीज को मैं ध्यान नहीं रखूंगा कि तुम भी बताया करो। उसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या आता है, पहला तो राष्ट्र प्रधानमंत्री का कर्तव्य आ गया कि यार खुद भी बताओ। दूसरा पॉइंट ये होता है कि अब राष्ट्रपति की मर्जी है, वो प्रधानमंत्री को जब चाहे बुलाकर मंत्रिमंडल के जो प्रशासन से रिलेटेड चीजें हैं, विधान से रिलेटेड चीजें हैं, कोई कानून बन रहा है, किसी से भी चीजें रिलेटेड है, वो उससे कभी भी रिपोर्ट मांग सकता है। ये प्रधानमंत्री की नहीं, ये राष्ट्रपति की शक्ति यहां पर होती है प्रधानमंत्री को लेकर, मंत्रिमंडल को लेकर। यानी कि किसी भी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने, अब तीसरा पॉइंट क्या आ गया, पहला पॉइंट तो यह आया कि प्रधानमंत्री की क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे काम की जानकारी राष्ट्रपति को दे। पहला पॉइंट तो ये गया। दूसरा पॉइंट क्या आ गया कि अब राष्ट्रपति के पास में पावर है कि वो प्रधानमंत्री से मंत्रिमंडल के बारे में कुछ भी बुलाकर पूछ सकता है, ये उसकी दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, अगर कोई मंत्री है, अगर कोई मंत्री है उसने अपने मंत्रालय से रिलेटेड क्या ले लिया, कोई डिसीजन ले लिया, ठीक है, लेकिन उस पर जो है मंत्रिमंडल ने अभी विचार नहीं किया है, तो राष्ट्रपति बोलेगा कि ठीक है यार तुमने ये डिसीजन ले लिया, लेकिन आप अकेले डिसीजन मत लिया करो, जब पूरी की पूरी मंत्रिमंडल है, आपका एक नेता है, अध्यक्ष है, तो उसके समक्ष भी चीजें यार रखो।
ठीक है, उसके विचार के लिए भी आप रखो। ऐसा नहीं है कि आपने खुद से ही कोई डिसीजन ले लिया और उसी पे काम करे जा रहे हो। जब आप एक मंत्रिमंडल का हिस्सा हो तो आप खुद से डिसीजन क्यों ले रहे हो? ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर तीनों तीनों पॉइंट राष्ट्रपति से रिलेटेड आप लोगों को समझ में आए होंगे। नहीं आए हैं तो रिवाइज करके देख लेना, सब आ जाएगा समझ में। अब हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को निम्न की नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है। अब प्रधानमंत्री भाई साहब खाली तो बैठेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो करेगा वो। तो अब वो क्या करता है कि ठीक है साहब, जैसा होता है ना, एक व्यक्ति होता है वो आप लोगों के ऑफिस में साहब के पास में बैठा होता है। आपका कोई मैनेजर है, कोई भी एचओडी है, उसके पास में बैठा रहता है, ठीक है, 24 घंटे। तो वो बोलता है किसी का भी, अच्छा सर इसका प्रमोशन करना है, ठीक है सर मैं बताऊं किसका करना चाहिए, इस व्यक्ति का ना करो, ये थोड़ा सा सही नहीं है, फलाने व्यक्ति का कर दो। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये क्या दे रहा है? राय दे रहा है। ठीक, दूसरे का, सर इंक्रीमेंट करना है, या सर एक काम करो इसका मत करो, इस व्यक्ति का इंक्रीमेंट कर दो, ये आदमी सही है, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने पेल दिया कई बार उसे पकड़ के, तो उसे अच्छा कैसे लगेगा? तो अब यहां पर बात क्या आ रही है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को निम्न लोगों की नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है, सलाह देता है। किस किस के संबंध में? भारत के महान्यायवादी कोई व्यक्ति है, अटॉर्नी जनरल है, या कानून से बैकग्राउंड का कोई व्यक्ति है, तो प्रधानमंत्री क्या बोलेगा कि साहब ये अच्छा आदमी है, एक काम करो इसे महान्यायवादी बना दो। तो राष्ट्रपति कहेंगे चल ठीक है यार, तुम बोल रहे हो तो इसे बना देते हैं। उसके बाद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनकी नियुक्ति के बारे में भी यही परामर्श देता है। कैग, कैग का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, ये क्या होता है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या करता है? जो भी भारत सरकार खर्चे करती है, भारत की संचित निधि में से निकालकर देश में खर्चा किया जाता है, ये उसकी ऑडिट करता है कि आप लोगों ने कोई पैसा गलत तो नहीं लगा दिया है। ये कैग का काम होता है। समझ में आ गई बात? अब बात करते हैं यूपीएससी के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की। जब इनकी नियुक्ति होती है तब भी राष्ट्रपति क्या करता है? जब इनकी नियुक्ति करेगा तो प्रधानमंत्री उन्हें सलाह देगा कि भाई आप ऐसा कर सकते हो। नेक्स्ट आता है चुनाव आयुक्त। यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त तो नहीं है, समझ लेना एक बार। चुनाव आयुक्त में क्या होते हैं? 3 लोग होते हैं। चुनाव आयोग में 3 लोग होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। इसे थोड़ा सा समझ लो, आप लोगों को क्लैरिटी आ जाएगी कि मौसम में क्या गड़बड़ चल रही है। ये आप लोगों का चुनाव आयोग है। इसमें एक व्यक्ति जो होता है, वो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। 2 होते हैं चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर। तो ये तो एक प्रॉपर निर्वाचन, एक मंडल बनेगा, एक कमेटी बनेगी, उसके द्वारा ये व्यक्ति चुना जाएगा। लेकिन ये जो 2 व्यक्ति हैं, ये कहीं ना कहीं सरकार के परामर्श पर इसमें एंट्री करते हैं। समझ में आ गई बात? अब इसमें एक कंडीशन होती है चुनाव आयोग में कि अगर किसी भी टॉपिक पर फैसला लेना है तो जिधर 2 व्यक्ति हो जाएंगे वही फैसला जो है वो मान्य होगा। अब ये जो 2 बंदे हैं ये तो हो गए गवर्नमेंट के। ये 2 बंदे किसके हैं? ये गवर्नमेंट के हो गए। ये जो तीसरा बंदा है इसके पास में संवैधानिक शक्ति है, क्योंकि ये संवैधानिक पद है, इसे संविधान से डायरेक्ट सुरक्षा प्राप्त है। अगर ये किसी की भी नहीं मानेगा ना तो कोई इसे हिला नहीं सकता। साउथ की एक मूवी आप लोगों ने देखी होगी रामचरण की, वो इसी के ऊपर बनी हुई है कि जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनकर आता है तो पूरी सरकार को गिरा देता है, फेयर इलेक्शन कराता है, कोई उसे रोक नहीं सकता। पूरी की पूरी पावर होती है, जिसे चाहे उसके प्रति जुर्माना लगा देता है, जिसे चाहे अंदर करवा देता है। पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है वो उसी के इर्द गिर्द घूमता है। इतनी पावर होती है इस बंदे में, लेकिन ये अपनी पावर को यूज नहीं कर रहा है रियल में। तो ये गवर्नमेंट के 2 बंदे हो गए, ये गवर्नमेंट के हो गए। ठीक है, तो ये क्या करेगा? मान लो ये रिटायर हो जाएगा तो अब नंबर किसका आएगा? इन दोनों में से किसी का आएगा ना। समझ में आ रही है? अब इन दोनों में से किसी ना किसी का नंबर आएगा। अब जब ये मुख्य चुनाव आयुक्त बनेंगे तो क्या आप लोगों को लगता है कि ये सरकार के इशारे पर काम नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि उन्हीं के तो यार पोस्ट किसने दिलाई है? उन्हीं ने, सरकार ने तो दिलाई है। अब यहाँ पर ये मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाएगा। ठीक है, हो सकता है इसे ज्ञानेश कुमार भी आप बोल सकते हो। ठीक है, जैसे कि जैसे माहौल देश के अंदर चल रहा है तो इसी तरीके की चीजें तो चल रही हैं। अब आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा, ममता बनर्जी के द्वारा, जो ज्ञानेश कुमार है वो कहीं ना कहीं वो बीजेपी के समर्थन में काम कर रहे हैं। समझ में आ रही है सारी चीजें? ठीक, तो चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती है उससे, उसके लिए भी परामर्श राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री देता है। इसके बाद में आता है वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों, उनकी नियुक्ति में भी परामर्श ये देगा। अब हम बात करते हैं संसद के संबंध में प्रधानमंत्री की शक्तियां कौन कौन सी हैं। किसकी? संसद के, पार्लियामेंट के। प्रधानमंत्री संसद के निचले सदन का नेता होता है। यहां पर चीजें थोड़ा सा समझ के चलना। निचला सदन मतलब लोकसभा का जो नेता होता है, दल का नेता होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने, कि भाई संसद के आप जानते हो 3 सत्र होते हैं। सबसे पहला बजट सत्र होता है, बजट सत्र होता है, फिर मानसून सत्र होता है, फिर आप लोगों का शीतकालीन सत्र होता है। 3 सत्र होते हैं। ठीक है, 2 सत्रों के बीच में मैक्सिमम 6 महीने का गैप होता है। मैक्सिमम बोला है मैंने, ठीक है, जनरली नहीं होता है।
अगर ऐसी कोई कंडीशन आ गई तो 6 महीने के अंदर तो सत्र बुलाना ही पड़ेगा। आहूत का मतलब होता है बुलाना। तो राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने या सत्रावसान करने, सत्रावसान मतलब उस सत्र को खत्म करने की जो संबंधित परामर्श है वो राष्ट्रपति को कौन देगा? वो प्रधानमंत्री देगा। वह किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति को कर सकता है। यानी कि लोकसभा को अगर विघटित करना है तो वो राष्ट्रपति को सिफारिश कर देगा कि साहब ठीक है, लोकसभा में सही काम नहीं हो रहा है, इसे विघटित कर दो, दोबारा चुनाव होंगे, मैं भी त्याग पत्र दे रहा हूं, मेरा भी मन भर गया यहाँ से। वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। आप जानते हो कि जब भी सत्र चलता है तो प्रधानमंत्री साहब खड़े हो जाते हैं और सरकार की नीतियों के बारे में बताते हैं कि सरकार कौन कौन सी अच्छी योजनाएं ला रही है, उनकी घोषणा क्या करता है, ये कौन कौन सी योजना से क्या देश को फायदा होगा। ये सरकार का जो पटल होता है, सभा का जो पटल होता है, वहां पर प्रधानमंत्री अपनी नीतियों की घोषणा करता है। समझ में आ गई बात? प्रधानमंत्री की अन्य शक्ति, इससे अलग भी क्या कोई शक्ति होती है? बिल्कुल होती है। देखो क्या होती है। प्रधानमंत्री निम्न संस्थाओं का अध्यक्ष भी होता है। ठीक, और ये जो संस्थाएं हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं, क्योंकि इनके बीच में कुछ ना कुछ क्लैश चलता रहता है, विवाद चलता रहता है, राज्य टू राज्य को लेकर और राज्य केंद्र को लेकर। तो ये जो संस्थाएं ये आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेनी है। जब इन्हें मैं पढ़ाऊंगा, ये दूसरे लेक्चर में आएंगी, ये प्रधानमंत्री का टॉपिक नहीं है, तो वहां पर इन चीजों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद। ठीक है, ये एक परिषद है। आप लोगों को पता है कि चाहे वो यूपी है, मध्य प्रदेश है, कोई भी है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आप लोगों का तमिलनाडु है, केरला है, तो राज्य के बीच में क्या है, एक जल का विवाद चला आ रहा है। कोई नदी है, वो उसका पानी रोक देगा, तो वो बोलेगा कि यार तुमने इतना पानी रोक दिया, इतना पानी तो हमें 50% पानी हमें चाहिए था, 50% तुम लेते, तुमने ज्यादा पानी रोक लिया। तो कहीं ना कहीं पानी से रिलेटेड जो विवाद है वो राज्य और राज्य के बीच में बहुत दिनों से बना रहा है और उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें चलती रहती हैं। तो उनके निस्तारण के लिए, उनके सोल्यूशन के लिए एक राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद बनाई हुई है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ये क्वेश्चन पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दे देगा कि निम्न में से प्रधानमंत्री किसका अध्यक्ष नहीं है। हो सकता है ये दे दे कि किसका अध्यक्ष है, लेकिन ज्यादातर जो पॉसिबिलिटी है, अगर वो ये ऑप्शन देगा तो वो नहीं का ऑप्शन दे देगा और एक परिषद कोई भी अलग से रख देगा। ठीक है, दूसरी किसका अध्यक्ष होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद, जो देश के अंदर डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ भी नई चीजें सोचती है, बनाती है, उसके ऊपर अपनी पॉलिसी बनाती है। ठीक है, तो उसका जो वो परिषद कौन सी होती है? राष्ट्रीय विकास परिषद, और इसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। इसके बाद में आती है नीति आयोग। इससे पहले क्या था? ये अलग डिपार्टमेंट था, ये अलग आयोग था। ठीक है, इसका आप लोगों को बताना है कि कौन सा आयोग था। उसके बाद में इसे 2015 में चेंज करके इसका नाम क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, तो आप लोगों को कमेंट में बताना है कि ये पहले क्या था। इसका भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसके बाद में आती है राष्ट्रीय एकता परिषद। इसका अध्यक्ष भी कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अंतर्राज्यीय परिषद, इसका भी प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका मतलब क्या होता है? एक होता है अमूर्त, एक होता है मूर्त। यानी कि किस देश से भारत के कैसे संबंध होंगे, किस देश से भारत का रक्षा सौदा होगा, किस देश से हम व्यापार कितना करेंगे, किस देश को हम एक्सपोर्ट कितना करेंगे, किस देश से हम इंपोर्ट कितना करेंगे, किस देश से हम तेल खरीदेंगे, किस देश से हम कौन सा मेटल खरीदेंगे। ये जो भी विदेश नीति होगी उसमें अहम भूमिका निभाने का काम प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, हाल फिलहाल की न्यूज़ थी कि विदेश नीति की में अहम भूमिका प्रधानमंत्री करता है, लेकिन प्रधानमंत्री साहब को जो आदेश दिया था रशिया से तेल खरीदने के लिए, हमारी विदेश नीति को कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप, इस तरीके से जो डोनाल्ड ट्रंप है वही क्या कर रहे हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री को बता रहे हैं कि कहाँ से आपको तेल खरीदना है, कहाँ से नहीं खरीदना है। तो आदेश कौन दे रहे हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति दे रहे हैं। तो हम अहम भूमिका हम कैसे निभा रहे हैं? समझ में आ रही है बात? वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। देखो प्रवक्ता का मतलब क्या है? ठीक है, अपनी बात किसी भी मीडिया में जाकर, किसी भी देश के अंदर, किसी भी पटल पर जाकर बोलना, प्रवक्ता का काम करना। ठीक है, जैसे कांग्रेस का अपना प्रवक्ता होता है, कांग्रेस की बातों को न्यूज में रखता है, टीवी चैनल की जो डिबेट चलती है वहां पर रखता है। जैसे राघव चड्ढा क्या थे? राघव चड्ढा संसद के मंच पर देश के हितों की जो चीजें थी वो पटल पर रख रहे थे, लेकिन वो बोल किसकी तरफ से रहे थे? वो आम आदमी पार्टी की तरफ से बोल रहे थे, वो उनके प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे थे। समझ में आ रही है बात?
तो वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता है। यानी कि केंद्र सरकार का पक्ष चाहे किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे रखना हो, चाहे देश के किसी मंच पे रखना हो, तो केंद्र सरकार क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती, उसकी क्या नीतियां हैं, भविष्य में वो क्या करने वाली है, किस तरीके की नीतियां लाने वाली है, देश के अंदर क्या चल रहा है, केंद्र सरकार की मर्जी क्या है, सभी की सभी जो बातें होंगी वो प्रधानमंत्री ही किसी पटल पर रखेगा, या उस केंद्र सरकार की जो आवाज होगा, प्रवक्ता होगा, वो प्रधानमंत्री ही होगा। वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का कार्य भी करता है। भाई आपदा प्रबंधन में कौन कौन सी स्थिति आ सकती है? भूकंप आ गया, बड़ी त्रासदी हो गई, ठीक है, या कोई बाढ़, बहुत ज्यादा बड़ी बाढ़ आ गई, ठीक है, या युद्ध जैसे हालात बन गए। तो आपदा प्रबंधन, किसी भी प्रकार की जो आपदा आ जाती है उसके जो प्रबंधन यानी कि उसका जो मैनेजमेंट करता है, उसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है। इसलिए देश के अंदर किसी भी तरह की आपदा आती है तो जवाब प्रधानमंत्री से ही मांगा जाता है, क्योंकि प्रमुख ही ये होता है उसका। समझ में आ रही है बात? देश का नेता होने के नाते वह देश के लोगों से मिलता भी है और उनकी समस्याओं को लेकर उनसे ज्ञापन भी प्राप्त करता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा प्रधानमंत्री जो है जाते रहते हैं, कहीं ना कहीं लोगों से मिलते रहते हैं, तो कुछ लोग ज्ञापन भी देते हैं, अपनी समस्या भी बताते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें होती है। वह सत्ताधारी दल का नेता होता है। ठीक है, ये क्या है? जो सत्ताधारी दल कौन सा है? मान लो कि बीजेपी चुनाव जीत कर आई, कांग्रेस चुनाव जीत कर आई, तो जो चुनाव जीतकर मेजोरिटी से आ गया वो होता है सत्ता दल, जो सत्ता को चला रहा है, और उसी का दल का नेता कौन होता है? राष्ट्र प्रधानमंत्री होता है। ऐसा नहीं है कि सत्ता दल तो बीजेपी का हो गया, बीजेपी का हो गया, और बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि साहब हमें जो प्रधानमंत्री अच्छा लग रहा है वो राहुल गांधी है, तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देते हैं। ऐसा कभी होता है? ऐसा नहीं होता है। तो सत्ता दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री देश की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है। वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख भी होता है। ठीक है, यानी कि नाम के लिए सभापति सेनापति कौन है? राष्ट्रपति, लेकिन कंट्रोल एक्चुअल में कौन कर रहा है? ये प्रधानमंत्री कर रहा है। इससे रिलेटेड एक बात मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे ही आप लोगों ने देखा होगा कि पुलवामा में हमला हुआ था, जो हमारे जवान थे वो लगभग 48 जो जवान 42 जो जवान थे, 42 जवान थे, वो क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। ठीक है, तो उसके बाद में जब शहीद हो गए, कुछ समय बाद में कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल थे वो सत्यपाल मलिक थे। सत्यपाल मलिक थे, तो सत्यपाल मलिक जो थे वो मीडिया में आए, और मीडिया में आने के बाद में उन्होंने कहा कि साहब अगर हम, मैंने जो है मोदी जी से बात करी थी उसी दिन, कि अगर हम 5 हेलीकॉप्टर अपनी सेना को दे देते, क्योंकि जो हमारे ट्रूप्स थे या डिप्लॉय थे वो कहाँ जा रहे थे? वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे। अगर हमें रक्षा मंत्रालय या फिर जो एक तरीके से गृह मंत्रालय, अगर वो 5 हवाई जहाज हमने मांगे थे, अगर वो दे देते तो ये हादसा टल जाता। तो उस समय पर वो बताते हैं कि मोदी जी ने कहा कि भाई आप चुप रहो, अभी कुछ किसी के सामने कुछ मत बोलो। फिर उन्होंने बोला कि मैंने जो है अजीत डोभाल जी से बात करी, सुरक्षा सलाहकार हैं, तो उन्होंने भी खोला कि तुम आप चुप रहो, अभी कुछ किसी को कुछ मत बोलो। ठीक है, यानी कि ये बात मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं? ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है, भाई सेना में किसे हेलीकॉप्टर देने हैं, किसे नहीं देने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो राष्ट्रपति का काम होना चाहिए था, क्योंकि वो सेनापति है तीनों सेनाओं का। लेकिन राष्ट्रपति यहाँ नहीं कर रहा है, यहाँ काम कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री कर रहा है। समझ में आ रही है बात? तो वो क्या होता है? सेनाओं का प्रमुख होता है। इसलिए सेना कहाँ पर जाएंगी, कहाँ से आएंगी, क्या होगा, कैसे काम होगा, वो सारे के सारे जो डिसीजन लेता है वो प्रधानमंत्री लेता है, राष्ट्रपति नहीं लेता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये कहते हैं कि हमारे संविधान के अंतर्गत अगर किसी कार्यकारी की यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो वो प्रधानमंत्री होगा, वो हमारा राष्ट्रपति नहीं होगा। यानी कि जितनी शक्ति अमेरिका के सिस्टम में राष्ट्रपति के पास में होती है, उतनी शक्ति हमारे राष्ट्रपति के पास में नहीं है। अगर मैं तुलना करूं तो इसकी तुलना हमारे प्रधानमंत्री से की जाएगी, ना कि हमारे राष्ट्रपति से की जाएगी। समझ में आ रही है बात? प्रधानमंत्री से जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेद। आर्टिकल 74 कितनी बार मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, अब तो रट गया होगा। ठीक है, आर्टिकल 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसकी सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगी। लेकिन राष्ट्रपति को यहां पर यह शक्ति होगी कि वो मंत्री परिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अगर पुनर्विचार के बाद में सेम सलाह या फिर चेंज करके राष्ट्रपति को दोबारा भेजी जाती है तो राष्ट्रपति के लिए यह सलाह बाध्यकारी होती है। आर्टिकल 74 में यह बात कही गई है। आर्टिकल 75 क्या कहता है? आर्टिकल 75 ये कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, पहली चीज। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट ये कहता है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा।
और उसी के यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयाण पर भी वह अपने पद पर मंत्री बने रहेंगे। और लोकसभा के प्रति जो मंत्री परिषद होगी वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। लोकसभा में अगर आप लोगों ने कोई भी काम करा है ना और गलत कर दिया तो संसद वाले पकड़ लेंगे तुम्हें कभी भी। सामूहिक रूप से सभी के सभी खड़े हो जाओ और बताओ कि आप लोगों ने ये काम क्यों किया। सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, उत्तर जवाब देना पड़ेगा। जैसे आप लोगों को पता है कि अगर घर से पैसे मिले हैं ना तो उन पैसों का हिसाब, एक एक रुपए का हिसाब या तो मम्मी को देना पड़ेगा या पापा को देना पड़ेगा, देना जरूर पड़ेगा। तो वहां पर उत्तरदायित्व ठहराया जा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराई जा रही है। वर्ड याद रखना, सामूहिक रूप से सभी का, कोई एक नहीं, सभी के सभी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक कौन सा है? प्रधानमंत्री जो पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे कौन कौन लोग थे जो पहले मुख्यमंत्री रहे उसके बाद में उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया? पहला पॉइंट देखते हैं, मोरारजी देसाई। ये एक गैर कांग्रेसी थे। पीएम कब बने? 1977 में। उससे पहले ये बंबई राज्य के सीएम हुआ करते थे 1952 से 1956 तक। ठीक है, याद कर लेना है। वो दे देगा चार ऑप्शन कि निम्न में से कौन से प्रधानमंत्री पहले सीएम रह चुके हैं या नहीं रह चुके हैं। इनमें से कोई सा भी ऑप्शन दे देगा कि गलत क्या है या सही क्या है। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, और उस समय पर कब थे? जब ये अविभाज्य था। ठीक है, यानी कि उत्तराखंड इससे अलग नहीं हुआ था। उस समय पर ये उत्तर प्रदेश के क्या हुआ करते थे? मुख्यमंत्री होते थे। उसके बाद में ये प्रधानमंत्री बने और उसके बाद में फिर मुख्यमंत्री बने थे। ये याद रखना, दो बार ये दोबारा मुख्यमंत्री फिर बने। पीवी नरसिम्हा राव, ये भी उत्तर प्रदेश के थे और ये राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के थे और प्रधानमंत्री ये रहे 1984 से 1990 तक, 6 साल तक ये रहे थे। नरसिम्हा राव, ठीक है, 5 साल तक रहे थे, लेकिन ये 84 में है तो ये 5 से ही गिने जाएंगे, तब जाकर ये 6 होंगे, 5 होंगे। नरसिम्हा राव ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। दक्षिण भारत के ये पहले बनने वाले ये प्रधानमंत्री बने थे यहाँ पर 1971 से 1973 तक। इसके बाद में आगे देवगौड़ा साहब, ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं, 1996 में बने थे। उसके बाद में आते हैं नरेंद्र मोदी। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये क्या थे? ये 2001 से लेकर 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, ये याद आप लोगों को कर लेना है कि ये मुख्यमंत्री रहे थे जो बाद में प्रधानमंत्री बने। तो आज हमारा जो डिस्कस था वो यहीं पर खत्म होता है। आज हमने प्रधानमंत्री की शक्तियां देखी और कौन कौन सी देखी? मंत्रिमंडल की शक्ति, राष्ट्रपति से संबंधित शक्ति और संसद से संबंधित शक्ति और अन्य शक्ति, और प्रधानमंत्री से जुड़े अनुच्छेद भी देखे, और प्रधानमंत्री बनने से पहले जो लोग मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो भी हमने देखे। अगर आप लोगों को कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप लोग वीडियो को रिवाइज करके जरूर देख लें, नहीं तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहां पर भी कमेंट हमने कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो आप लोगों को पसंद आती है, लेक्चर पसंद आता है तो लेक्चर को लाइक जरूर कर दिया करें, दोस्तों को भी शेयर कर दिया करें ताकि उनका भी बेनिफिट हो जाए। अगर आप चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर लिया करें ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे उनकी जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए मेरी इजाजत। जय हिंद, जय भारत।